कक्षा 12 भूगोल के प्रिय विद्यार्थीगण, मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, प्रवक्ता कमलापति त्रिपाठी बॉयज़ इंटर कॉलेज, भूगोल की इस वर्चुअल कक्षा में एक बार फिर से रूबरू हूँ एक नए अध्याय के साथ। बच्चों, मैं आपको निरंतर सूचित करता आ रहा हूँ कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के कारण पढ़ाई का जो आपका नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 30% पाठ्यक्रम की कटौती कर दी है। सभी विषयों में से कुछ पाठ इसके अंतर्गत हटा दिए गए हैं। भूगोल से जो पाठ हटाए गए हैं इस साल के लिए, मैंने उसकी एक सूची पहले ही आपको व्हाट्सएप पर प्रेषित की थी, आपने देखा होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भूगोल में 2 पार्ट हैं, मानव भूगोल और भारत का भूगोल। मानव भूगोल का 7 अध्याय पूर्ण हो चुका है और 30% पाठ्यक्रम कटौती के अंतर्गत अध्याय 8 और 9 हटा दिए गए हैं इस साल के लिए। ये परिवहन और व्यापार से संबंधित अध्याय थे। तो आज हम लोग आपकी पुस्तक का 10वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 10वां अध्याय आपके पहले पार्ट का अंतिम अध्याय होगा। यानी इस अध्याय के समाप्त होने के बाद फिर हम लोग भारत का भूगोल यानी कि भूगोल का दूसरा पार्ट प्रारंभ करेंगे। तो आइए 10वां अध्याय शुरू करते हैं। इस अध्याय का नाम है मानव बस्ती। बच्चों, हम लोग जिस गांव, कस्बे, शहर या नगर में रहते हैं, आप जानते हैं वे सब मकानों के समूह या झुंड से बने होते हैं। यही मानव बस्तियां हैं। यानी ये कस्बे, ये गांव, ये शहर, ये नगर जहां हम रहते हैं, जो मकानों से बने होते हैं, यही मानव बस्तियां हैं। बस्ती का बसाव और वहां के वातावरण का मानव से सीधा सीधा संबंध होता है। इस प्रकार मानव बस्ती का अध्ययन मानव भूगोल का मूल है। इसके लिए मानव भूगोल की बाकायदा एक शाखा है। यानी मानव बस्ती का अध्ययन करने के लिए मानव भूगोल की एक शाखा है, जिसे हम आवास भूगोल के नाम से जानते हैं। बच्चों, अगर हम मानव बस्ती की परिभाषा दें, इसे परिभाषित करें, तो हम कह सकते हैं कि वह स्थान जो स्थायी रूप से बसा हुआ हो, उसे मानव बस्ती कहते हैं। वह स्थान जो स्थायी रूप से बसा हो, उसे मानव बस्ती कहते हैं। इसकी एक दूसरी परिभाषा इस तरह दे सकते हैं कि विभिन्न आकार प्रकार के घरों का समूह, विभिन्न आकार प्रकार के घरों का समूह जिसमें मनुष्य निवास करते हैं, उसे मानव बस्ती कहते हैं। ये परिभाषा है। उम्मीद करता हूं ये बहुत सरल सी बात है बस्तियों के बारे में जानना, उनको परिभाषित करना। आप इसको समझ गए होंगे। तो मानव बस्तियों के बाद अब हम मानव बस्तियों के वर्गीकरण की बात करेंगे। बच्चों, हम सब जानते और ये मानते हैं कि प्रायः बस्तियां 2 प्रकार की होती हैं, एक ग्रामीण बस्ती और दूसरी नगरीय बस्ती। लेकिन हम किस बस्ती को गांव कहें और किस बस्ती को नगर या शहर कहें, इस पर थोड़ा सा विवाद है। और यह विवाद विशेष रूप से हम जब जनसंख्या के आधार पर मानव बस्ती को नगरीय और ग्रामीण बस्ती के रूप में वर्गीकृत करते हैं, तब सामने आता है। बच्चों, जनसंख्या माने हम यहां आधार लेंगे कि किस आधार पर हम मानव बस्ती को नगरीय और ग्रामीण 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। तो उसमें से पहला आधार है जनसंख्या। यानी जनसंख्या के आधार पर क्या हम मानव बस्तियों को नगरीय और ग्रामीण 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं?
तो इसका जवाब यह है कि ऐसा करने में कठिनाई आती है, यानी जनसंख्या के आधार पर ग्रामीण और नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण करने में कुछ कठिनाई है। वो कठिनाई क्या है, इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं आपको। बच्चों, आप जानते हैं भारत और चीन दुनिया के सबसे जनसंख्या के मामले में दो सबसे बड़े देश हैं। भारत और चीन दोनों में कुछ ऐसे गांव हैं जिनकी जनसंख्या हजारों में है, यानी वो बहुत घने बसे हैं। अगर इसकी तुलना हम संयुक्त राज्य अमेरिका या पश्चिमी यूरोप के कुछ छोटे शहरों से करें तो हम पाते हैं कि उन शहरों की जनसंख्या भारत और चीन के इन गांवों की जनसंख्या से बहुत कम है। तो अब एक सवाल उठता है कि विशाल जनसंख्या वाले किसी भारतीय गांव को क्या हम शहर कह सकते हैं, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी छोटे से शहर लेकिन बहुत विकसित शहर को हम गांव कह सकते हैं? शायद नहीं। तो इसीलिए हम जनसंख्या के आधार पर विश्व भर के ग्रामीण और नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण करें तो यह थोड़ा संभव नहीं लगता है। इसे क्षेत्रीय या देशी स्तर पर तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर संपूर्ण विश्व के संदर्भ में जनसंख्या को एक मापदंड बनाया जाए ग्रामीण और नगरीय भागों में बांटने के लिए तो वो संभव नहीं है। तो इसलिए हम दूसरे आधार को लेते हैं जो व्यवसाय के आधार पर है। बच्चों, व्यवसाय का अर्थ है क्रियाकलाप या काम धंधे। तो बस्तियों का वर्गीकरण कार्यों के आधार पर किया जाना अधिक सार्वभौमिक लगता है, यानी ये अधिक सर्वव्यापी मानदंड है। वो कैसे? वो इस प्रकार के से हम समझ सकते हैं कि जब हम ग्रामीण और नगरीय कार्यों में अंतर देखते हैं तो हमें यह स्पष्ट तौर पर ग्रामीण और नगरीय संदर्भों में अलग अलग दिखता है। ग्रामीण बस्ती के लोग प्रायः पूरे विश्व में प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं, यानी खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, लकड़ियां काटते हैं या फिर खनन का कार्य करते हैं। तो ये हर देश में लगभग ऐसा देखने को मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या प्रायः प्राथमिक क्रियाकलाप से संबद्ध होती है। दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों में द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप संपन्न होते हैं, यानी इस नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोग प्राथमिक क्रियाएं नहीं करते बल्कि वो द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप करते हैं, जो आप पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार एक स्पष्ट विभाजन कार्यों के आधार पर हमको नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के संदर्भ में देखने को मिलता है। यानी हम कह सकते हैं कि कार्यों के आधार पर बस्तियों का ग्रामीण और नगरीय वर्गीकरण अधिक अर्थपूर्ण है। इसमें देश के प्रादेशिक स्तर पर भी अंतर पाया जाता है। जैसे जो सुविधाएं विकसित देशों में पाई जाती हैं वे विकासशील या अल्प विकसित देशों में दुर्लभ है। ठीक है, तो आइए अब हम बस्तियों के प्रकार की बात करते हैं। आपने बस्तियों का वर्गीकरण समझ लिया, तो हम बस्तियों के प्रकार की बात करते हैं। अगर हम आकृति के दृष्टिकोण से देखें बच्चों, तो हम बस्तियों को के दो रूप हमको देखने को मिलते हैं। एक संहत बस्ती और दूसरा प्रकीर्ण बस्ती। संहत बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती, इन दोनों के अंतर को आइए समझते हैं। संहत बस्ती क्या है? संहत बस्ती ऐसी बस्तियों को कहते हैं जहां मकान एक दूसरे के आसपास होते हैं,
यानी एक दूसरे के निकट होते हैं। इस तरह की संघत बस्तियों के उदाहरण हमको ज्यादातर नदी घाटियों और उपजाऊ मैदानों में देखने को मिलते हैं। यानी नदी घाटियों और उपजाऊ मैदानों में इस तरीके की ग्रामीण बस्तियां हमको देखने को मिलती हैं। प्रायः संघत बस्तियों में निवास करने वाले लोगों के जो व्यवसाय होते हैं वो एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं, और इन ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाला जो समुदाय होता है वो एक समूह बनाकर रहता है। ये इस संघत बस्ती की एक विशेषता के रूप में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रकीर्ण बस्ती क्या है। संघत के विपरीत, यानी प्रकीर्ण बस्ती में जो मकान होते हैं वो दूर दूर बिखरी हुई अवस्था में होते हैं और प्रायः ये छोटे छोटे समूह में जो खेतों से अलग दिखाई पड़ते हैं, यानी खेतों से वो विभाजित रहते हैं। ऐसे प्रकीर्ण बस्तियों में प्रायः केंद्रीय स्थान पर कोई ऐसा देवस्थान होता है, कोई पूजा स्थल होता है, या फिर कोई दैनिक बाजार या कोई साप्ताहिक हाट या बाजार लगता है। जब ये चीज होता है तो इस प्रकीर्ण बस्ती के लोग एक साथ आकर के या तो पूजा करने या ऐसे हाट बाजारों में खरीदारी करने जुटते हैं, तो वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये प्रक्रिया प्रकीर्ण बस्तियों में प्रायः दिखाई देती है। ठीक है, उम्मीद है इन बिंदुओं को आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। बच्चों, अब चूंकि स्पष्ट विभाजन आप समझ गए, मानव बस्तियां दो प्रकार की होती हैं, ग्रामीण और नगरीय। ग्रामीण बस्तियों की क्या विशेषता है, इन सारी चीजों को हम आगे के कुछ बिंदुओं से समझेंगे। मैं पहले इन शीर्षकों को लिख लेता हूं, उसके बाद फिर आपका लेक्चर आगे जारी रहेगा। आइए कुछ नए बिंदुओं के साथ लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। नगरीय और ग्रामीण बस्तियों में सबसे पहले अब हम विस्तार से अध्ययन करेंगे ग्रामीण बस्ती का। ठीक है, ग्रामीण बस्ती। ग्रामीण बस्ती के जो निवासी होते हैं वो जमीन से जुड़े होते हैं, यानी भूमि पर निर्भर होते हैं। अधिकतर ग्रामीण बस्ती के जो लोग होते हैं वो प्राथमिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं, जैसा कि आपने पीछे भी जान लिया है, कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, इस तरह का कार्य करते हैं। और इन ग्रामीण बस्तियों का जो आकार होता है वो शहरी बस्तियों की अपेक्षा छोटा होता है। ग्रामीण बस्ती किन कारकों से प्रभावित होकर बसती है, यानी उनका बसाव किन कारकों से प्रभावित होता है, ऐसे ही कुछ कारकों की बात अब हम लोग करेंगे, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक। और इन कारकों में सबसे पहला कारक है जलापूर्ति। बच्चों, आप जानते हैं जल मनुष्य की एक मूलभूत आवश्यकता है, और ग्रामीण बस्तियां ज्यादातर जलापूर्ति के साधनों को देखते हुए ही स्थापित हुई हैं। ग्रामीण बस्तियां ज्यादातर नदियों, झीलों, झरनों आदि के निकट बसी हैं और बसती हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पानी की आवश्यकता लोगों को द्वीपों या नदी किनारे के निचले असुविधाजनक क्षेत्रों में बसने के लिए भी विवश करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, मछली पालने के लिए और सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। कुछ ऐसे भी ग्रामीण बस्तियां होती हैं जो नदियों के किनारे स्थापित होती हैं, और ऐसे गांव
नौकायन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण होते हैं। यानी ऐसी ग्रामीण बस्तियों को नौका के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने यानी आवागमन की भी सुविधा प्राप्त होती है। साथ ही साथ वो छोटा मोटा व्यापार भी नौकायन के माध्यम से कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पानी की आवश्यकता और जलापूर्ति को ध्यान में रख करके ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ढंग से ग्रामीण बस्तियां अवस्थापित होती हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है भूमि। आप जानते हैं कि ऐसे अनुपजाऊ या बंजर क्षेत्रों पर ज़्यादातर बस्तियां नहीं स्थापित होती। बस्तियां हम अगर प्राचीन काल से देखें तो ऐसे स्थान पर बस्ती आई हैं जहां की भूमि उपजाऊ और उपयुक्त हो। आज भी संसार की उपजाऊ नदी घाटियों में समृद्ध ग्रामीण मानव बस्तियां हमको देखने को मिलती हैं। अगर हम यूरोप के उदाहरण से इसको समझें तो हम देखते हैं कि यूरोप के निचले दलदली क्षेत्रों में बस्तियां नहीं स्थापित होती, क्योंकि यह क्षेत्र नीचे तो है यानी नदी घाटियों में तो है लेकिन अनुपजाऊ है, इसलिए यहाँ ग्रामीण बस्तियां स्थापित नहीं होती। दूसरी ओर अगर हम दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों का उदाहरण लें तो हम देखते हैं कि यहाँ बेहद समृद्ध गांव निचली नदी घाटियों में बसे हुए हैं, क्योंकि यह उपजाऊ है, विशेष रूप से चावल की खेती के लिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भूमि का उपजाऊपन भी ग्रामीण बस्तियों के अवस्थापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरे कारक की बात करते हैं, उच्च स्थान। अभी हमने निचले स्थान की बात की जहां की भूमि उपजाऊ थी, लेकिन कभी कभी निचले क्षेत्रों से हट करके बस्तियां नदी घाटियों के ऊपरी तटबंधों पर स्थापित होती हैं। यानी ग्रामीण बस्तियां बसाने के लिए ऊंचे क्षेत्रों का भी चयन किया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे स्थानों पर कभी कभी हर वर्ष बाढ़ से पीड़ित होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग। इसलिए यहाँ ग्रामीण बस्तियां नदी वेदिकाओं यानी जो उच्च तटवर्ती स्थान होता है जिसको हमने तटबंध कहा था, ये शुष्क बिंदु माने जाते हैं, यानी सूखे, वहां तक पानी नदी का बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। ऐसे स्थानों पर ये बस्तियां स्थापित होती हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय देशों में कुछ दलदली क्षेत्र होते हैं, यहां भी मकान बनाए जाते हैं, मगर वो ऊंचे ऊंचे स्तंभों पर बनाए जाते हैं, यानी खंभों पर बनाए जाते हैं। ऐसा सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है और इस दृष्टि से वो अनुकूल होते हैं। अब आइए देखते हैं हम चौथे कारक को, गृह निर्माण सामग्री। गृह निर्माण सामग्री की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण कारक है ग्रामीण बस्तियों के अवस्थापन में। जिन क्षेत्रों में लकड़ी, पत्थर और अन्य मकान निर्माण की सामग्रियां आसानी से उपलब्ध होती हैं, वहां आसानी से ग्रामीण बस्तियों का बसाव भी होता है। कुछ उदाहरण से हम इसको समझेंगे। चीन का जो लोयस क्षेत्र है वहां पे प्राकृतिक गुफाओं की बहुलता है, इसलिए इस क्षेत्र में गुफाओं में ही मकान की स्थापना होती है और बस्तियां बस जाती हैं। इसी प्रकार सवाना में घास युक्त मिट्टी मिलती है। इस प्रकार की मिट्टी से कच्ची ईंटें बनाई जाती हैं और कच्ची ईंटों से बने हुए मकान वाली बस्तियां इस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। ध्रुवीय क्षेत्र, टुंड्रा प्रदेश, जहां कोई निर्माण सामग्री नहीं है, ले देकर सब कुछ सिर्फ बर्फ है, तो इसलिए यहां के लोग जो ग्रामीण बस्तियां बसाते हैं उनके मकान किस चीज के बने होते हैं? जी हाँ, बर्फ के बने होते हैं। यहाँ के निवासियों को हम एस्किमो कहते हैं और वो बर्फ के गोल गोल घर बनाते हैं जिसे हम इग्लू कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं
कि गृह निर्माण सामग्री से भी प्रभावित होकर के मानव की ग्रामीण बस्तियां स्थापित होती हैं। और अब हम बात करेंगे इस पांचवें कारक की, जो है सुरक्षा। सुरक्षित स्थान भी मानव बस्तियों के बसाव को आकर्षित करते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल में गांव पहाड़ियों या द्वीपों पर बसाए जाते थे, जो राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध या पड़ोसी देशों के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते थे। भारत में आपने बहुत सारे किले देखे होंगे जिनमें पूरा गांव बसा होता था। ये प्रायः ऊंचे स्थानों पर निर्मित किए जाते थे। यहाँ सुरक्षा ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसी तरह नाइजीरिया में इंसेल वर्ग से ढके हुए सुरक्षित स्थानों पर मानव की ग्रामीण बस्तियां बसती हैं। आप जानते हैं इंसेल वर्ग एक मिट्टी का ढूंढा होता है जो वायु अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता है, और यहाँ नाइजीरिया में ये बड़ी संख्या में मिलते हैं। तो इस नाइजीरिया के मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो गांव बसे होते हैं वो इंसेल वर्ग के सुरक्षित क्षेत्रों में बसे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार ये 5 कारक ग्रामीण बस्तियों के अविस्थापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक बिंदु को हम और देख लेते हैं, नियोजित बस्तियां। ये क्या है? नियोजित बस्तियां योजनाबद्ध ढंग से सरकार द्वारा बसाई जाती है। सरकार किसी क्षेत्र विशेष में भूमि का अधिग्रहण कर लेती है, वहां पानी, आवास और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था उपलब्ध कराकर नियोजित बस्तियों का सृजन करती है। इसे हम नियोजित बस्तियां कहते हैं। अगर हम उदाहरण देना चाहें तो भारत में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में एक बस्ती बसाई गई है जिसे हम नियोजित नहरी बस्तियों के अंतर्गत रखते हैं। साथ ही साथ इथोपिया एक देश है अफ्रीका का, यहाँ की सरकार द्वारा ग्रामीणीकरण योजना के अंतर्गत इस प्रकार की बस्तियों की स्थापना की गई है। तो बच्चों, आज आपने इस 10वें अध्याय मानव बस्ती के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु समझ लिए हैं। अभी बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम आगे और विचार करेंगे, लेकिन समय को देखते हुए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।